आप सभी का इकोनॉमिक स्टडी क्लासेस के अंदर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कर विवर्तन के तत्व। यानी इस वीडियो के अंदर हम जो फैक्टर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले हम जो है कर विवर्तन का अर्थ जानते हैं कि जो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स है उसका मतलब क्या होता है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर है, अगर आप उसको यहाँ से यहाँ ले करके जाते हैं, यानी टैक्स ए पर लगा, अगर उस टैक्स का भार आप बी पर शिफ्ट कर देते हैं तो उसको हम जो कर विवर्तन कहते हैं। तो सरकार जिस भी व्यक्ति के ऊपर कर लगाती है और उस कर का भार वह व्यक्ति या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी दूसरे पर टालने में सफल हो जाता है या दूसरे पर टाल देता है, तो उस अवस्था को हम कर विवर्तन कहते हैं। जैसे ए व्यक्ति है, ए के ऊपर सरकार ने जो 100 रुपये का टैक्स लगाया, इस टैक्स की वसूली उसने जो बी से कर ली, तो इस प्रकार से कर का जो है शुरुआत के अंदर जो कराघात था वो तो ए पर हुआ, लेकिन जो करापात है वो बी पर चला गया। तो अगर कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है तो उस अवस्था के अंदर कर का जो वो विवर्तन होता है। तो सिंपल शब्दों में जब कोई व्यक्ति कर का भार स्वयं वहन नहीं करता बल्कि उस कर की वसूली वह आगे या पीछे किसी से भी करता है, तो उस अवस्था को हम जो है कर विवर्तन कहते हैं। अब करापात और कर विवर्तन जो है उसके निर्धारक तत्व या कर विवर्तन का मांग पूर्ति सिद्धांत है वो क्या है। तो इसमें हम देखेंगे करापात, जो कि करापात का मतलब ये होता है कि कर का भार किसी दूसरे पर अगर आप टालते हैं तो उस अवस्था को हम करापात कहते हैं। और कर विवर्तन के निर्धारक तत्व कि वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि कर विवर्तन की मात्रा को, कर विवर्तन की अवस्था को जब प्रभावित करते हैं, या इसको हम जब कर विवर्तन का मांग और पूर्ति सिद्धांत भी कहते हैं। तो कर विवर्तन के मांग या पूर्ति सिद्धांत आता है तो भी आपको यही करना है, और अगर इसके अंदर ये आता है कि कर विवर्तन के निर्धारक तत्व कौन कौन से है तो वो भी आपको करना है। तो दोनों चीज़ें एक ही है। तो जब भी कर का विवर्तन किया जाता है तो उसके कारण कीमत में वृद्धि होती है। ज़्यादातर जो कर विवर्तन होता है वो कीमत वृद्धि के कारण ही होता है। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति के ऊपर 100 रुपये का टैक्स लगा, अब वो इसको बी वस्तु के ऊपर टैक्स लगा है, वो उस टैक्स को बी से वसूल करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जो वस्तु की कीमत है उस कीमत के अंदर जो इस टैक्स की मात्रा को और जोड़ देगा। तो इस प्रकार से जो है कीमत वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार कर विवर्तन की जो समस्या है वो कीमत निर्धारण की समस्या बन जाती है। अगर आप मांग पूर्ति सिद्धांत की बात करते हैं तो कर विवर्तन जो है उसका मतलब ये होता है कि किस प्रकार से जो कीमत का निर्धारण किया जाए, क्या 100 के 100 रुपये इसके ऊपर डाल दिए जाए या कम रुपए इसके ऊपर डाले जाएं, तो इस प्रकार से क्या कीमत निर्धारित की जाए, क्योंकि बिना कीमत के कर का विवर्तन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से कर विवर्तन की जो समस्या वो पूरी तरह से जो है वो कीमत निर्धारण की समस्या बन जाती है। अब जो हमें पता है कि कीमत जो है वो निर्धारित करने वाले दो तत्व होते हैं, मांग और पूर्ति। इस प्रकार से कीमत में परिवर्तन से मांग और पूर्ति भी प्रभावित होती है, क्योंकि टैक्स से जो करापात है वो कीमत परिवर्तित करेगा और इसके कारण मांग और पूर्ति है वो भी प्रभावित होगी। तो इससे पता चलता है कि कर विवर्तन को प्रभावित करने वाले तत्व भी वही है जो मांग और पूर्ति को प्रभावित करते हैं। यानी बहुत हद तक मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं उनकी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है कि भी कर की जो मात्रा है वो कितनी दूसरों पर टाली जाएगी, कर का विवर्तन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसकी जो है डिग्री क्या रहेगी। करापात के मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार कर का विवर्तन मांग और पूर्ति की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कर का विवर्तन किस मात्रा में होगा यह मांग और पूर्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा कर विवर्तन बाजार की दशाओं, लागत की स्थिति, वस्तु की प्रकृति आदि पर भी निर्भर करता है। तो अब हम जो है एक एक करके ये जो कर विवर्तन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर है मांग की लोच। कर का जो विवर्तन है वो वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करता है। मांग की लोच का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने पर उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आएगा। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है क्या मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन आता है। अगर उसी अनुपात में परिवर्तन आता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर है। कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, अगर मांग में जो है उससे कम परिवर्तन आता है तो उस अवस्था के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1,
और अगर किसी वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग में उससे ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो उस अवस्था के अंदर मांग की जो लोच है वो इकाई से अधिक होती है। इसके अलावा पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है, वो भी जो है कि जो कर विवर्तन है उसको प्रभावित करती है। अब मांग की लोच और कर विवर्तन के अंदर विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का मतलब कि मांग की लोच जितनी कम होगी, कर का विवर्तन उतना ही अधिक होगा, और मांग की लोच जितनी ज़्यादा होगी, कर का विवर्तन उतना ही आगे की तरफ कम होगा। जब हम कर विवर्तन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कर जो है क्रेताओं द्वारा भुगता जा रहा है, और जब हम ये कहते हैं कि कर विवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब कर जो है वो विक्रेता के द्वारा जो वहन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कर का जो है अधिक भार क्रेता पर होगा या विक्रेता पर होगा, या जो है वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करता है। अब अगर किसी वस्तु की मांग इकाई लोचदार यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, तो उस अवस्था के अंदर जो है कर विवर्तन किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। या कर का भार क्रेता पर ज़्यादा पड़ता है या कर का भार विक्रेता पर ज़्यादा पड़ता है। जब वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, तो उस अवस्था के अंदर कर का भार क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों पर समान रूप से पड़ेगा। मान लीजिए कि भी ए व्यक्ति है, उसके ऊपर जो 100 रुपये का टैक्स लगा। अब इसने ये वस्तु जो है बी को बेची, तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इकाई के बराबर है, तो इसमें 50 रुपये का जो कर है वो ए के द्वारा वहन किया जाएगा, और इसका आधा हिस्सा यानी 50 रुपये जो है बी के ऊपर जो कर का भार डाला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर किसी भी वस्तु की मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होती है, तो उस अवस्था के अंदर जो है कर विवर्तन समान मात्रा में क्रेताओं और विक्रेताओं पर होता है। कर का आधा हिस्सा जो है क्रेताओं के द्वारा वहन किया जाता है, और आधा हिस्सा जो है विक्रेताओं के द्वारा वहन किया जाता है। इसी चीज़ को आप रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ये देखिएगा, ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो है वस्तु की मात्रा ली गई है, और ओ वाई के ऊपर वस्तु की कीमत और टैक्स की मात्रा ली गई है। और ये जो प्रारंभ के अंदर डी डी मांग वक्र है, और शुरुआत के अंदर ये एस एस जो है सप्लाई कर्व है। दोनों जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं वो ई बिंदु है, और ई बिंदु के ऊपर संतुलन की अवस्था के अंदर जो ओ क्यू मात्रा का निर्धारण होता है, और ओ पी जो है कीमत का निर्धारण होता है। अब इसके बाद में सरकार जो टैक्स लगाती है, अब ध्यान रखिएगा टैक्स की जो मात्रा होती है वो जो दूसरा अपना सप्लाई कर्व और पहला सप्लाई कर्व दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो टैक्स की मात्रा है। तो यहाँ पर टैक्स कितना लगा आप बताओ। टैक्स जो लगा E1C के बराबर। जब E1C के बराबर टैक्स लगा, तो उसके कारण जो है कर का विवर्तन देखिएगा, इस पूरे कर का ये इतनी तो P से P1 तो कीमत बढ़ा दी गई, प्राइस के अंदर कितना इंक्रीज हुआ P से P1। ये जो P से P1 प्राइस में इंक्रीज हुआ, ये किसको उठाना पड़ेगा, ये क्रेता, क्योंकि कर का भार जो है वो क्रेता पर गया कीमत वृद्धि के रूप में। तो क्रेता इसका कितना हिस्सा उठा रहा है, कुल जो है B E1 है, टोटल टैक्स कितना है E1B, यहाँ C नहीं E1B, E1B जो है टोटल टैक्स लगता है। इसमें क्रेता का जो भाग है वो कितना है E1C, और विक्रेता को जो है कितना कर का भार देना पड़ेगा BC के बराबर जो है विक्रेता को भार उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा जब वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर है, तो उस अवस्था के अंदर जो कर की शिफ्टिंग है वो समान मात्रा में हो रही है। समान मात्रा में कर की शिफ्टिंग होने का मतलब क्या है, E1C इज इक्वल टू BC। तो जब दोनों क्रेताओं और विक्रेताओं के ऊपर समान मात्रा में टैक्स है, वो जो शिफ्ट हो रहा है, और ये उसी अवस्था के अंदर पॉसिबल होता है जिस अवस्था के अंदर वस्तु की मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होती है। दूसरी स्थिति है इकाई से कम लोचदार मांग, या जिसको आप बेलोचदार मांग कहते हैं। अगर पूर्णतः बेलोचदार मांग होता है तो वो जो होता है अलग चीज़ है, लेकिन जब आप सीधा बेलोचदार मांग की बात करते हैं तो उस अवस्था का मतलब ये होता है कि मांग की लोच है वो इकाई से कम लोचदार है। तो जब मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होती है, तो उस समय जो है कर का भार क्रेताओं को अधिक उठाना पड़ता है। अब देखिएगा, अगर मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि इकाई से कम लोचदार का कि जिस अवस्था के जिस मात्रा में कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कीमत बढ़ रही है, मांग में उसे थोड़ी कमी आ रही है, तो ऐसे में विक्रेता जो होता है जो कर उसके ऊपर लगता है उसका ज़्यादातर हिस्सा कीमत बढ़ा करके आगे वसूल कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने कीमत बढ़ाई है टैक्स को उसमें जोड़ करके तो मांग में ज़्यादा कमी नहीं होने वाली। तो ऐसे में वो जो है कीमत में ज़्यादा वृद्धि करेगा। इसका मतलब कर का जो है ज़्यादा भाग जो आगे वसूल किया जाएगा। आगे वसूल करने का मतलब है कर का ज़्यादा भार जो क्रेताओं के ऊपर पड़ता है, और विक्रेता जो है कर का थोड़ा हिस्सा जो है वो वहन करता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, इट मीन्स ज़्यादा जो बर्डन है टैक्स का वो जो है विक्रेता नहीं उठाएगा, बल्कि वो जो है क्रेता उठाएगा। अब इसी चीज़ को आप रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ये देखिएगा, हमारे पास में ये ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो क्वांटिटी ली है और ओ वाई के ऊपर हमने टैक्स और कीमत ली है। ये हमारे पास में डी डी प्रारंभिक मांग वक्र है और एस एस हमारे पास में प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। और यहाँ पर ये देखिए ई बिंदु के ऊपर जो है दोनों संतुलन में है, जहाँ पर उत्पादन की मात्रा ओ क्यू निर्धारित होती है और कीमत जो वो ओ पी निर्धारित होती है। अब इसके बाद में सरकार जो है E1 C के बराबर टैक्स लगाती है, E1 B के बराबर टैक्स कितना है, E1 B के बराबर। अब इस टैक्स का कितना हिस्सा क्रेता वहन करेगा, कितना हिस्सा विक्रेता वहन करेगा, ये मांग की लोच पर निर्भर करता है। यहाँ पर मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है। इस अवस्था के अंदर जो है वो टैक्स का ज़्यादा हिस्सा जो क्रेता को मिलेगा। यहाँ पर जो प्रारंभिक कीमत होती है उस कीमत से ऊपर का हिस्सा जो होता है वो क्रेता के द्वारा वसूल किया जाता है और उससे नीचे का जो टैक्स का हिस्सा होता है विक्रेता के द्वारा जो वहन किया जाता है। तो यहाँ पर क्रेता देखिए कितना हिस्सा वहन कर रहा है। क्रेता के ऊपर जो है टैक्स का हिस्सा E1 C डाला जा रहा है, जबकि विक्रेता जो है कम हिस्सा B C उठा रहा है। तो ऐसे में E1 C इज ग्रेटर देन B C, इट मीन्स ये जो है क्रेता का हिस्सा है, तो क्रेता के ऊपर जो कर का भार अधिक होगा और ये B C जो है विक्रेता का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो कीमत वृद्धि हुई है P1 वो हिस्सा जो है क्रेता के द्वारा उठाया जाएगा और इसके कारण जो उत्पादन की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर उत्पादन की मात्रा कम होगी, OQ1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर किसी भी वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है तो उस अवस्था के अंदर कर की शिफ्टिंग जो है क्रेता पर ज़्यादा होती है, विक्रेता पर कम होती है। नेक्स्ट है इकाई से अधिक लोचदार मांग, या जिसको आप सिंपल लोचदार मांग भी कहते हैं। जब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है तो उस समय कर का जो भार होता है विक्रेताओं को अधिक उठाना पड़ता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये होता है कि अगर कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि करेगा तो उसके कारण मांग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इसके कारण जो है विक्रेता को नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए जो टैक्स सरकार के द्वारा विक्रेता पर लगाया जाता है उस का जो ज़्यादातर हिस्सा जो होता है विक्रेता खुद ही वहन कर लेता है, क्योंकि अगर वो उसका ज़्यादा हिस्सा आगे की तरफ शिफ्ट करता है, क्रेताओं पर डालता है, तो उसके कारण कीमत वृद्धि ज़्यादा होगी और कीमत वृद्धि अधिक होने के कारण जो है मांग में काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी और मांग में काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी तो उसके कारण जो है विक्रेता को नुकसान होगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए विक्रेता जो है कर का ज़्यादातर हिस्सा स्वयं वहन करता है। इस चीज़ को आप रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये मांग की लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार है और यहाँ पर ये डी प्रारंभिक मांग वक्र है, SS जो सप्लाई कर्व है, दोनों जो ई बिंदु पर एक दूसरे को कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्पादन की मात्रा OQ निर्धारित होती है और प्रारंभिक कीमत जो OP निर्धारित होती है। अब यहाँ पर जो टैक्स है वो कितना लगा, E1 B के बराबर सरकार ने टैक्स लगा दिया ये एरिया। अब हमें पता है ऊपर का हिस्सा जो होता है वो क्रेता का होता है, जो प्रारंभिक कीमत है उससे ऊपर का हिस्सा क्रेता का है। तो P1 जो कीमत वृद्धि है वो जो है क्रेता को जो है कर का शिफ्टिंग किया गया है। तो E1 C के बराबर जो है क्रेता कर का भार उठाएगा। अब ये जो BC है, BC के बराबर जो कर है उसका भार जो स्वयं विक्रेता को उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो E1 C है वो तो छोटा हिस्सा है और उसके मुकाबले जो BC है ये बड़ा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा BC किसका है, विक्रेता का। तो इसका मतलब विक्रेता जो है कर का अधिक भार उठा रहा है, क्रेता को ऊपर जो विक्रेता कर का भार है वो थोड़ा डाल पा रहा है। तो ये जो अवस्था है ये अवस्था उस समय आती है जब एक वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है। इकाई से अधिक लोचदार मांग की अवस्था के अंदर कर का जो विवर्तन होता है वो क्रेता के ऊपर कम होता है और विक्रेता को स्वयं जो है कर का ज़्यादा हिस्सा वहन करना पड़ता है। नेक्स्ट है इसके बाद पूर्णतः लोचदार मांग। जब वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो उस अवस्था के अंदर कर का सारा भार विक्रेता को उठाना पड़ता है, क्योंकि कीमत में अगर जरा सी भी वृद्धि हो जाए होती है तो उस अवस्था के अंदर मांग जो वो शून्य हो जाती है। तो ऐसे में एक जो विक्रेता होता है वो क्रेता के ऊपर जरा सा भी कर का भार नहीं डाल सकता, बल्कि कर का भार जो उसे खुद ही उठाना
पड़ेगा। ये हमारे पास में रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के अंदर हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास में प्रारंभिक जो कीमत है, प्रारंभिक मांग और पूर्ति जो है ई बिंदु के ऊपर कट करती है, उन्होंने निर्धारित की है। ऐसे में सरकार जो है E1A के बराबर टैक्स लगाती है। E1A के बराबर सरकार ने टैक्स लगाया, तो हमें पता है कि कीमत के नीचे का हिस्सा किसका होता है? विक्रेता का होता है। कीमत से ऊपर का हिस्सा कुछ भी नहीं है। तो इस अवस्था के अंदर जो है कर का जो सारा भार है, यानी E1A के बराबर जो कर है वो सारा का सारा विक्रेता को खुद वहन करना पड़ेगा। वो क्रेता के ऊपर जो है इसकी शिफ्टिंग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जब एक वस्तु की मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होती है, तो उस अवस्था के अंदर जो है कर का सारा भार जो है वो विक्रेता को स्वयं उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है पूर्णतः बेलोचदार मांग। जब वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है तो कर का सारा भार जो क्रेताओं पर पड़ता है, क्योंकि पूर्णतः बेलोचदार मांग होने का मतलब क्या है कि आप जितना चाहे उतनी कीमत बढ़ा दीजिए, मांग के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। तो ऐसे में फिर विक्रेता पूरी तरह से स्वतंत्र होता है कि वो जितना चाहे उतनी कीमत अधिक ले सकता है, क्योंकि मांग तो कम होने वाली है नहीं, इसलिए उसको कीमत बढ़ाने पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में वो क्या करता है, जितना भी कर सरकार उससे वसूल करती है वो सारा का सारा कर जो है आगे की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो इस प्रकार से अगर वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार है तो पूर्णतः बेलोचदार मांग की अवस्था के अंदर सारा का सारा कर जो है वो क्रेताओं के ऊपर विवर्तित कर दिया जाता है। इस चीज़ को आप रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ये देखिए, अब की बार हमारे पास में मांग वक्र जो है वो पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र है। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र होने की अवस्था के अंदर ये प्रारंभ के अंदर सप्लाई कर्व है। तो इन्होंने ई बिंदु के ऊपर एक दूसरे को कट किया तो कीमत ओपी निर्धारित हो गई, ओ क्यू जो है उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हुआ। उसके बाद सरकार ने जो है E1E के बराबर टैक्स लगाया, और ये टैक्स क्योंकि प्रारंभिक कीमत उस हिस्सा है और उससे ऊपर का हिस्सा किसका होता है? क्रेता का होता है। इससे नीचे का हिस्सा विक्रेता का होता है। नीचे वाला हिस्सा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब विक्रेता जरा सा भी टैक्स जो है वहन नहीं करेगा, बल्कि टैक्स का सारा हिस्सा बढ़ी हुई कीमत क्या पहले क्या थी? ओपी थी। अब कीमत बढ़ करके OP1 हो गई है और PP1 के बराबर ही टैक्स लगाया गया था, और सारा का सारा टैक्स जो है वो क्रेता के ऊपर डाल दिया गया है, क्योंकि मांग जो पूर्णतः बेलोचदार है। ऐसे में कीमत जब ओपी थी तो भी वही मांग थी, कीमत बढ़ करके OP1 हो गई तो भी वही मांग है। तो ऐसे में मांग में जरा सी भी कमी नहीं आएगी, तो सारा का सारा भार जो है क्रेता को ही वहन करना पड़ेगा। इसके बाद है पूर्ति की लोच। अभी तक हमने देखा था कि भी एक वस्तु की जो मांग की लोच होती है वो कर विवर्तन को प्रभावित करती है। मांग की लोच की स्थिति इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है, इकाई से कम है, पूर्णतः लोचदार है या पूर्णतः बेलोचदार है, इस के ऊपर जो है कर विवर्तन निर्भर करता है। इसी प्रकार से जो पूर्ति की लोच है वो भी जो है प्रभावित करती है एक वस्तु की जो शिफ्टिंग है कर की उसको। तो ये देखते हैं कि कैसे करती है। पूर्ति की लोच पर भी कर विवर्तन जो वो निर्भर करता है। पूर्ति की लोच जितनी अधिक होगी कर का विवर्तन उतना ही अधिक होगा। यानी जिस प्रकार से मांग की लोच और कर विवर्तन के बीच में विपरीत संबंध था, लेकिन पूर्ति की लोच और कर विवर्तन के अंदर सीधा संबंध है। अगर पूर्ति की लोच ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर अधिक है, तो उस अवस्था के अंदर जो है कर की शिफ्टिंग है वो भी अधिक होगी, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है तो कर की शिफ्टिंग है वो भी कम होगी। तो पूर्ति की लोच जितनी कम होगी कर का उतना ही अधिक भार जो है विक्रेता को खुद उठाना पड़ेगा, और पूर्ति की लोच जितनी ज़्यादा होगी कर विवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्रेताओं को जो उसका भार ज़्यादा उठाना पड़ेगा। पूर्णतः लोचदार पूर्ति। जब वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है तो उसमें अवस्था के अंदर कर का सारा भार जो है वो क्रेताओं को उठाना पड़ता है, क्योंकि हमने ये किया था कि भी अगर पूर्ति इकाई से जितनी ज़्यादा लोचदार होगी कर का जो है भार उतना ही ज़्यादा जो है क्रेताओं के ऊपर पड़ेगा। यहाँ तो पूर्ति की लोच पूर्णतः लोचदार है, तो उस अवस्था के अंदर सारा का सारा जो कर का भार है वो क्रेता को उठाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ति पूर्णतः लोचदार होने का मतलब है कि वो जो वर्तमान कीमत है उस कीमत के ऊपर जितना चाहे उतनी सप्लाई कर सकता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है कर का सारा भार जो आसानी से क्रेताओं के ऊपर डाला जा सकता है। इस चीज़ को आप रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं कि ये देखिएगा प्रारंभ के अंदर जो है SS जो है सप्लाई कर्व है, और यहाँ पर OP कीमत निर्धारित होती है मांग और पूर्ति के ई संतुलन के द्वारा। इसके बाद में
जैसे ही जो सप्लाई जैसे ही जो टैक्स लगाया जाता है कितना E1A के बराबर, तो E1A के बराबर टैक्स के कारण पूरी की पूरी जो है कीमत बढ़ा दी जाती है जितने का टैक्स है। E1A के बराबर टैक्स लगा और ये जो है कीमत जो है PP1 के बराबर बढ़ गई और ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना का टैक्स था वो टैक्स सारा का सारा जो है क्रेता से वसूल कर लिया गया है। तो इस प्रकार से जब कभी भी एक वस्तु की पूर्ति की लोच पूर्णतः लोचदार होती है तो उस अवस्था के अंदर जो है ज्यादातर जो सारा का सारा कर है वो क्रेता के ऊपर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की जो पूर्ति है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है तो कर का विवर्तन संभव नहीं होता और कर का सारा भार जो विक्रेता के ऊपर पड़ता है, वो उस कर को जो आगे शिफ्ट नहीं कर पाता। ये देखिएगा यहाँ पर एसएस जो है हमारे पास में पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति वक्र है। इस अवस्था के अंदर जो है वो कर जो है वो जो भी कर यहाँ पर लगाया गया है उस कर को जो उसने जरा सा भी शिफ्ट नहीं किया है, क्योंकि कर लगाने के बाद भी कीमत जो है ओपी ही रहती है, पहले भी कीमत ओपी है, इसलिए जो भी कर लगाया जाएगा वो सारा का सारा कर जो है वो स्वयं जो है विक्रेता के द्वारा वहन किया जाएगा। क्रेता के ऊपर जरा सा भी कर जो है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रेता के ऊपर कर कब आता, जब ये पूर्ति वक्र इस प्रकार से आता। इस अवस्था के अंदर ये कर कीमत बढ़ जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूर्ति शिफ्ट नहीं हो रही है तो इस अवस्था के अंदर जब तक पूर्ति परिवर्तित नहीं होगी तब तक कर को जो आगे विवर्तित करना संभव नहीं है। तो जब पूर्ति जो है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है तो उस अवस्था के अंदर कर को जो है विक्रेता को ही वहन करना पड़ता है, क्रेता के ऊपर कर का कोई भार नहीं पड़ता। इसके बाद अब लोचदार मांग और पूर्ति। अभी तक हमने देखा था कि भी जो पूर्ति की लोच होती है वो पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार, लेकिन दोनों स्थितियां जो वास्तव में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वास्तविकता यही होती है कि एक साथ वस्तु की मांग और पूर्ति की दोनों जो होते हैं वो जो है या तो इकाई से अधिक लोचदार होते हैं या इकाई से कम लोचदार होते हैं। वो जो है ना तो पूर्णतः लोचदार होते हैं और ना ही पूर्णतः बेलोचदार होते हैं। इसलिए कर का जो भार है क्रेताओं और विक्रेताओं को दोनों को उठाना पड़ता है। ये क्रेता अधिक उठाएगा या विक्रेता अधिक उठाएगा, ये जो है मांग और पूर्ति की लोच के अनुसार निर्धारित होता है। अगर पूर्ति की तुलना में मांग की लोच अधिक है, अगर मांग अधिक लोचदार है तो उस अवस्था के अंदर जो क्रेता को अधिक कम भार उठाना पड़ेगा और विक्रेता को अधिक भार उठाना पड़ेगा। अगर पूर्ति की तुलना में मांग जो है कम बेलोचदार है तो उस अवस्था के अंदर कर की शिफ्टिंग ज्यादा होगी, यानी क्रेता को जो है कर का भार अधिक उठाना पड़ेगा। ये देखिएगा यहाँ पर हमने जो है ये लिया है कि भी मांग और पूर्ति की लोच जो है इकाई के बराबर है। अगर इकाई के बराबर मांग और पूर्ति की लोच है तो इसका मतलब ये है कि क्रेता और विक्रेता दोनों जो है कर का भार एक समान मात्रा में उठा रहे हैं। अगर यहाँ पर मांग जो वो अधिक ऐसे होती, अगर मांग जो इकाई से कम लोचदार होती तो देखिए अब जो है यहाँ पर ये कीमत निर्धारित होती, तो ऐसी अवस्था के अंदर विक्रेता को तो इतना ही भार उठाना पड़ता जबकि क्रेता ये भार उठाता। और अगर ये मांग की लोच जो है और कम होती तो यहाँ पर ये देखिएगा कि ये जो हिस्सा है नीचे वाला ये विक्रेता उठाएगा जो कि अधिक है, और ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल थोड़ा सा ये जो है क्रेता के ऊपर जो है कर का भार पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो मांग और पूर्ति की लोच है वो लोच निर्धारित करती है एक साथ मिल करके कि क्रेता के ऊपर ज़्यादा भार पड़ेगा या विक्रेता के ऊपर जो है ज़्यादा भार पड़ेगा। तो ये अभी हमने देख ही लिया रेखा चित्र। अब हम देखते हैं कर की प्रकृति, ये भी जो है मांग की लोच को प्रभावित करती है। अभी तक हमने जो फैक्टर किए थे वो मांग की लोच थी, पूर्ति की लोच थी, और ये जो अब हम कर रहे हैं वो भी जो है कर विवर्तन को प्रभावित करने वाले तत्व है। तो इसमें पहला है कर की प्रकृति। कर का विवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादक के लिए कर बंदी लागत का हिस्सा है या परिवर्तनशील लागत का हिस्सा है। यदि एक उत्पादक के लिए कर जो है बंदी लागत का हिस्सा है, जैसे लाइसेंस फीस है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो एक निश्चित मात्रा में टैक्स लगेगा, वो बंदी लागत का हिस्सा है, क्योंकि आपने लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आप अगर प्रोडक्शन नहीं करते हो तो भी उतना ही आपको कर देना पड़ेगा, अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो भी आपको उतना ही कर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो कर होते हैं जो एक जो उत्पादक के लिए बंदी लागत का हिस्सा होता है, तो उसके कारण जो एमआर और एमसी के ऊपर जो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
क्योंकि एमआर और एमसी क्या होती है, परिवर्तनशील लागत के कारण जो वो आते हैं, और यहाँ पर परिवर्तनशील लागत नहीं है बल्कि ये जो कर है वो बंदी लागत है। तो ऐसे में ये एमआर और एमसी को प्रभावित नहीं करेगा, और जब तक एमआर और एमसी प्रभावित नहीं होंगे तब तक संतुलन के ऊपर जो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में यदि उत्पादक पहले से ही असामान्य लाभ प्राप्त कर रहा है और कर लगाने के कारण उसकी एमसी वगैरह चेंज नहीं हो तो असामान्य लाभ ही प्राप्त करता रहेगा, तो इस अवस्था के अंदर वो जो है कर का आगे की तरफ विवर्तन नहीं करेगा, बल्कि कर का जो भार है वो स्वयं वहन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है और उसके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आगे भी जारी रहेंगे, इसलिए वो जो है कर को आगे विवर्तित नहीं करेगा। लेकिन यदि उत्पादक को केवल सामान्य लाभ ही मिल रहा होता है जो कि दीर्घकाल में होता है, तो उस अवस्था के अंदर ये जो है जो बंदी लागत है वो परिवर्तनशील लागत का हिस्सा बन जाएगी। तो परिवर्तनशील लागत का हिस्सा बनने के साथ ये जो औसत लागत का भाग बनेगी, और औसत लागत का भाग बनने का मतलब ये है कि एक उत्पादक अगर पहले से सामान्य लाभ कमा रहा है तो उस अवस्था के अंदर वो कर को आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि अगर वो कर को आगे की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा तो उसको हानि होगी। हानि होने का मतलब है दीर्घकाल के अंदर अपना उत्पादन बंद कर देगा। हानि उठाने से बेहतर यही रहेगा उसके लिए। तो जब कभी भी अल्पकाल की बात होती है, अल्पकाल के अंदर एक फर्म अगर सामान्य लाभ कमा रही है या उत्पादक को असामान्य लाभ मिल रहा है, असामान्य लाभ की अवस्था के अंदर उत्पादक आगे कर का विवर्तन नहीं करेगा अगर कर जो है वो उसकी बंदी लागत का हिस्सा है तो। लेकिन दीर्घकाल के अंदर जो सामान्य लाभ अगर प्राप्त कर रहा है एक विक्रेता और उसके बाद उसको टैक्स जो देना पड़ रहा है, तो टैक्स का जो हिस्सा है वो उसकी औसत लागत का हिस्सा बन जाएगा और उस अवस्था के अंदर वो जो है कर को आगे की तरफ विवर्तित करेगा। नेक्स्ट है प्रतियोगिता की प्रकृति। कर का विवर्तन जो है बाजार के अंदर प्रतियोगिता की स्थिति पर भी निर्भर करता है। प्रतियोगिता के आधार पर हम बाजार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं के अंदर जो है किस प्रकार से कर की शिफ्टिंग होती है। सबसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कर विवर्तन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर फर्म जो होती है वो कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, और हमें पता है कि टैक्स का जो शिफ्टिंग होती है, जो कर विवर्तन होता है वो केवल कीमत के माध्यम से ही होता है, कीमत वृद्धि के माध्यम से। तो ऐसे में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर अगर फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते तो ऐसी अवस्था के अंदर फर्म जो है अल्पकाल के अंदर कर का भार खुद ही उठाएगी और कर का विवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अब आप दीर्घकाल की बात करते हैं तो दीर्घकाल के अंदर फर्में जो है सामान्य लाभ भी प्राप्त करती है। ऐसे में कर लगाने से कुछ फर्मों को हानि होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर दीर्घकाल में भी कीमत को तो वो प्रभावित खुद नहीं कर सकती। तो ऐसे में जब उसको हानि होगी तो कुछ फर्में क्या करेंगी, उत्पादन को बंद कर देगी, और जब उत्पादन को बंद करेगी तो उसके कारण जो है पूर्ति कम होगी, और पूर्ति कम होने से कीमत के अंदर वृद्धि होगी, और ये वृद्धि जो है वो कर की मात्रा के समान हो जाती है। मान लीजिए 5 रुपये टैक्स लगाया है तो सप्लाई जो है इतनी उस सीमा तक कम होती रहेगी जब तक कीमत भी 5 रुपये ना बढ़ जाए। तो जब ये कीमत जो है कर के समान बढ़ जाएगी तो इस प्रकार से जो है कर की शिफ्टिंग इनडायरेक्टली होती है, डायरेक्टली नहीं होती। डायरेक्टली का मतलब फर्म जो है अपनी इच्छा से वहाँ पर जो है कर को विवर्तित नहीं कर सकती, लेकिन मांग और पूर्ति की शक्तियों में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि सप्लाई इस प्रकार से कम होती है कि धीरे धीरे कीमत बढ़ करके जो है कर की मात्रा के समान अधिक हो जाती है, और उस समय जो है कर का भार जो है विक्रेताओं के ऊपर नहीं रहता बल्कि क्रेताओं के ऊपर आने लगता है। ये रेखा चित्र हमारे पास में है। ये जो है प्रारंभ के अंदर उद्योग का मांग वक्र है, और ये जो है उद्योग का पूर्ति वक्र है, और उद्योग का मांग और पूर्ति वक्र है तो वो जो ई बिंदु के ऊपर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ओपी कीमत निर्धारित हो रही है। अब इस अवस्था के अंदर जो टैक्स लगाया गया है, जो टैक्स लगाया गया है, टैक्स के कारण क्या होगा कि भी कीमत कुछ फर्में जो उनको लॉस होने लगेगा, क्योंकि पहले से फर्में सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है। तो जिन फर्मों को लॉस होगा वो फर्में क्या करेंगी, उत्पादन बंद कर देगी, और जब उत्पादन बंद करेगी तो पूर्ति पहले से कम हो जाएगी। पहले OQ थी, अब OQ1 हो जाएगी मात्रा पूर्ति की। तो उस अवस्था के अंदर जो है ये कीमत P से बढ़ करके P1 हो जाएगी। तो ये जो कर है ये कीमत के रूप में जो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये एरिया अब हमें नहीं देखना, ये जो एरिया है ये एरिया जो है वो कर के रूप में जो है वो अधिक कीमत वृद्धि के साथ जो है वो आगे क्रेताओं के ऊपर कर का भार चला जाता है। तो सरकार कितना कर लगा रही है यहाँ पर, P
P1 के बराबर, और ये जो कीमत वृद्धि है वो किसके बराबर है, P1 के बराबर। तो पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में ऐसा होता है। नेक्स्ट है एकाधिकार बाजार के अंदर करापात। एकाधिकार बाजार में एक ही उत्पादक होता है, इसलिए वह कर के भार का विवर्तन करने में सफल होता है। अब जब कर लगाया जाता है तो उसके कारण उसकी मार्जिनल कॉस्ट है उसमें वृद्धि होगी, और इस बढ़ी हुई लागत का एक भाग कीमत वृद्धि के रूप में क्रेताओं पर डाला जाता है, और एक भाग जो है कम लाभ के रूप में विक्रेताओं पर पड़ता है। क्योंकि जब लागत वृद्धि हुई तो कीमत बढ़ाई, लेकिन कीमत उतनी नहीं बढ़ पाती जितने की लागत बढ़ी है। तो इस अवस्था के अंदर कर का जो है एक भाग विक्रेता को उठाना पड़ता है कम लाभ के रूप में, और एक भाग जो है क्रेता को उठाना पड़ता है बढ़ी हुई कीमत के रूप में। और कई बार इसका और भी विवर्तन हो जाता है कि इस कर का जो एक भाग है वो कम मजदूरी के रूप में मजदूरों पर भी डाला जाता है। और बैकवर्ड शिफ्टिंग भी होती है कि एक जो क्रेता जो उत्पादक होता है वो अकेला है, इसलिए वो एक इस कर का जो कुछ भाग है वो कच्चे माल के उत्पादकों पर भी डाल देता है, कि पहले कच्चे माल की जो कीमत दे रहा था वो उनको जो कम कीमत देता है कि भाई आगे टैक्स ज़्यादा लगा दी, इससे मुझे हानि होने लगी है, ऐसे में आपको जो थोड़ी कम कीमत दूंगा। तो इस प्रकार से मल्टी लेवल के ऊपर जो है एकाधिकार के अंदर जो है कर की शिफ्टिंग पॉसिबल होती है। अब अपन इसको रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ये एक फर्म का MR है, ये एक फर्म का जो AR है। MR इक्वल टू MC ई बिंदु पर हो रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट करा हुआ है। तो यहाँ पर संतुलन कीमत का निर्धारण OP और संतुलन मात्रा का निर्धारण OQ होता है। अब इसके बाद सरकार जो टैक्स लगाती है, तो सरकार के टैक्स लगाने के कारण जो है वो सरकार ने E1B के बराबर टैक्स लगाया, तो उसके कारण मार्जिनल कॉस्ट जो बढ़ करके MC1 हो गई। अब MC1 होने का मतलब क्या है कि इस टैक्स का जो है कुछ हिस्सा जो है विक्रेताओं के ऊपर गया है, और कुछ हिस्सा जो है क्रेता को स्वयं अपने, क्योंकि कीमत अब पहले से जो उसका मांग जो पहले से कम हो गई है, कीमत बढ़ी है लेकिन उसकी तुलना में मांग में ज़्यादा कमी आई है, तो इसके कारण जो है उसका कुछ प्रॉफिट कम होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर का जो है कुछ हिस्सा वो विक्रेता को उठाना पड़ता है, और कर का कुछ हिस्सा जो क्रेताओं के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो एकाधिकारी की अवस्था के अंदर कर विवर्तन पॉसिबल होता है। इसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता में कर विवर्तन। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर वस्तु विभेद होता है, और वस्तु विभेद के कारण उत्पादक जो आसानी से कर का विवर्तन कर सकता है, क्योंकि वस्तु विभेद के कारण जो है एक जो विक्रेता है वो एकाधिकारी स्थिति प्राप्त कर लेता है, और एकाधिकारी स्थिति के कारण जो है कर शिफ्टिंग पॉसिबल हो जाती है। यदि कर बंदी लागत का हिस्सा है तो कर का सीमांत लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसका सारा भार जो है विक्रेता को ही उठाना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि ये परिवर्तनशील लागत का हिस्सा है तो उस अवस्था, यहाँ पर ये क्रेता नहीं बल्कि ये विक्रेता है, विक्रेता को उठाना पड़ेगा क्योंकि ये बंदी लागत का हिस्सा है। और इसके विपरीत यदि कर परिवर्तनशील लागत का भाग है तो उसका विवर्तन किया जा सकता है। विवर्तन की मात्रा मांग की लोच पर निर्भर करती है। यदि मांग की लोच अधिक लोचदार है इकाई से तो कर का अधिक भार विक्रेता पर पड़ेगा, और अगर मांग कम लोचदार है तो उस अवस्था के अंदर कर का अधिक भार जो क्रेता को उठाना पड़ेगा। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर भी कर की शिफ्टिंग होती है। कितनी कर की शिफ्टिंग होगी, ये जो है दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। पहला, क्या कर बंदी लागत का हिस्सा या परिवर्तनशील लागत का हिस्सा। अगर कर बंदी लागत का हिस्सा है तो कर विवर्तन नहीं होगा, अगर कर परिवर्तनशील लागत का हिस्सा है तो कर विवर्तित होगा। कितना विवर्तित होगा, ये मांग की लोच पर निर्भर करता है। अगर मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है तो विक्रेता को ज़्यादा कर का भाग उठाना पड़ेगा, कर का विवर्तन कम होगा। अगर मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है तो उस अवस्था के अंदर जो है कर का ज़्यादा भाग जो है विवर्तित होगा, यानी क्रेता को जो कर का ज़्यादा भार उठाना पड़ेगा, विक्रेता कर का थोड़ा भारी उठाएगा। इसके बाद है उत्पादन लागत या उत्पादन प्रतिफल की अवस्था, कि एक जो फर्म होती है वो उत्पादन की 3 अवस्थाओं के अंदर उत्पादन कर सकती है, और उन तीनों अवस्थाओं में से एक फर्म किस अवस्था के अंदर है उसका भी जो कर विवर्तन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले घटती लागत की अवस्था। घटती लागत की अवस्था का मतलब क्या है, प्रतिफल बढ़ रहे हैं तो बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। दूसरी अवस्था है बढ़ती लागत। बढ़ती लागत का मतलब क्या है, प्रतिफल घटते होंगे या घटते प्रतिफल की अवस्था। तीसरा है समान लागत या समान प्रतिफल की अवस्था। तो अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों प्रकार की अवस्थाओं के अंदर कर विवर्तन किस प्रकार से होता है। पहले घटती लागत या बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था या घटती लागत की अवस्था से अभिप्राय उस अवस्था से है
जिसमें उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ लागत में कमी होती चली जाती है। यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले से कम होती चली जाएगी, एवरेज कॉस्ट है वो पहले से कम होती चली जाएगी। इसलिए कर की जो मात्रा है उसको भी कीमत में शामिल करने से भी विक्रय कीमत में जो है कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है, उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। कि मान लीजिए पहले 10 रुपये कीमत है, अब 10 रुपये कीमत है, उसके बाद में अगली जो वस्तु का प्रोडक्शन किया तो कीमत जो थी वो 7 रुपये हो गई, क्योंकि लागत है वो 7 हो गई है। ऐसे में 3 रुपये सरकार टैक्स लगाती है, तो सारा का सारा जो है टैक्स उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी 10 में वस्तु बिक रही थी, अब भी 10 में ही बेचेंगे। तो इस प्रकार से अगर घटती लागत की अवस्था होती है तो घटती लागत की अवस्था के अंदर सारा का सारा जो कर होता है वो क्रेताओं के ऊपर डाल दिया जाता है, और विक्रेता जो इसका जरा सा भी भाग वहन नहीं करेगा। ये देखिएगा हमारे पास में ये है डीडी प्रारंभिक मांग वक्र है, और पूर्ति वक्र नीचे की तरफ गिरता हुआ है। पूर्ति वक्र नीचे की तरफ गिरने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे जो लागत कम हो रही है, इसलिए कम कीमत के ऊपर भी फर्म जो वो अधिक सप्लाई करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में सरकार ने जो है BC के बराबर टैक्स लगाया। टैक्स जो होता है वो दोनों पूर्ति वक्रों के बीच का हिस्सा होता है। BC के बराबर टैक्स लगाया, तो पहले कीमत क्या थी? P1 थी, जबकि टैक्स तो इससे कम लगा है, लेकिन विक्रेता जो है वो उससे ज़्यादा कीमत बढ़ाने में सफल हो गया है। तो ऐसे में वो टैक्स तो वसूल करता ही करता है, टैक्स से ज़्यादा जो है कीमत भी बढ़ा रहा है। इसको अपन समझते हैं कि पहले ये कीमत 10 रुपये है, अब कीमत जो है बढ़ करके पहले कीमत 10 रुपये, अब कीमत जो है टैक्स के बाद हो गई 15 रुपये। लेकिन यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये केवल 4 रुपये का है, तो टैक्स तो केवल 4 रुपये बढ़ा है, यानी 14 रुपये होनी चाहिए थी कीमत, लेकिन इससे भी ज़्यादा कीमत लेने में जो वो विक्रेता सफल होता है, क्योंकि घटती लागत की अवस्था में प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में एक जो प्रोड्यूसर होता है वो कर का जरा सा भी भार वहन नहीं करेगा, बल्कि घटती लागतों की अवस्था के अंदर कर का सारा भार जो है क्रेता पर डाल देगा। इसके बाद है बढ़ती लागत या घटते प्रतिफल की अवस्था। इस अवस्था के अंदर उत्पादन जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे लागत में वृद्धि होती है। इसलिए कीमत में यदि कर को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि लागत बढ़ी, जब लागत बढ़ी तो कीमत बढ़ गई, प्लस इसमें अगर टैक्स को भी और जोड़ दिया जाता है तो उसके कारण कीमत में और ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। कीमत में अगर और ज़्यादा वृद्धि होगी तो उसके कारण मांग के कम होने का डर रहता है, और मांग के कम होने के डर से जो है एक विक्रेता जो है वो कर का ज़्यादा भार आगे शिफ्ट नहीं करेगा, बल्कि ज़्यादा भार खुद उठाएगा और क्रेता को जो है कम भार उठाना पड़ेगा। ये हमारे पास में रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब की बार जो लागतें बढ़ रही है, क्योंकि पूर्ति वक्र ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बढ़ती लागत का संकेत है। जब लागत बढ़ रही है यहाँ पर, तो आप देखिएगा टोटल कर लगाया गया AB के बराबर, तो इसमें ये जो क्रेता को AC का हिस्सा उठाना पड़ रहा है और विक्रेता को जो है BC के बराबर हिस्सा उठाना पड़ रहा है, और हमें पता है BC इज ग्रेटर देन AC। तो इसका मतलब विक्रेता जो है कर का ज़्यादा भार वहन कर रहा है और क्रेता जो है कर का कम भार वहन कर रहा है। तो बढ़ती लागत की अवस्था के अंदर जो है ज़्यादा कर विवर्तन संभव नहीं होता, क्योंकि पहले से लागत बढ़ने की वजह से कीमत बढ़ रही है, और अगर उसमें कर को और जोड़ दिया जाएगा तो कीमत में वृद्धि बहुत अधिक हो जाएगी, जिसके कारण इस बात का डर रहता है कि मांग गिर सकती है। इसलिए विक्रेता आगे करके ज़्यादा भाग को विवर्तित नहीं कर पाता। नेक्स्ट है समान लागत या समान प्रतिफल की अवस्था। इस अवस्था में जब उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो उसके कारण लागत में कोई वृद्धि नहीं होती। इसलिए जब कर लगाया जाता है तो सारे के सारे कर को जो कीमत में शामिल कर लिया जाता है, इसलिए कर का जो भार है वो क्रेता को उठाना पड़ता है। तो जो एक घटती लागत की अवस्था है, घटती लागत की अवस्था में क्रेता उठाएगा, और समान लागत की अवस्था में भी जो है कर का भार जो है वो क्रेता उठाएगा। लेकिन अगर बढ़ती लागत की अवस्था है तो उस अवस्था के अंदर कर का ज़्यादा हिस्सा विक्रेता उठा रहा है और कम हिस्सा जो क्रेता वहन कर रहा है। ये देखिएगा प्रारंभ के अंदर जो OP कीमत है, अब सरकार ने AC के बराबर टैक्स लगाया, तो क्योंकि पहले वाली कीमत और बाद वाली कीमत दोनों के अंदर जो अंतर होता है वो क्रेता का भार होता है, तो सारा का सारा जो AC के बराबर टैक्स लगाया गया है, सारा का सारा टैक्स जो वो क्रेता के द्वारा जो वो वहन किया जाएगा, यानी सारे के सारे कर की जो शिफ्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये पूर्ति वक्र OX के समानांतर है। OX के समानांतर पूर्ति वक्र का मतलब है कि आप उत्पादन बढ़ा रहे हो लेकिन लागत के अंदर कोई वृद्धि
नहीं हो रही है, तो इस अवस्था के अंदर जो है कर का सारा भार है वो क्रेता को उठाना पड़ेगा। इसके बाद है प्रचलित कीमत। प्रचलित कीमत क्या होती है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी एक बाजार में प्रचलित कीमत होती है और उस कीमत के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी एक बार जो कीमत डिसाइड होगी वही कीमत जो है अमूमन मार्केट के अंदर रहती है, उस कीमत के अंदर वृद्धि नहीं की जा सकती। और हमें पता है कि टैक्स की शिफ्टिंग किस रूप में होती है, कीमत वृद्धि के रूप में। तो यहाँ पर कीमत वृद्धि अगर पॉसिबल नहीं है तो इस अवस्था के अंदर जो कर का विवर्तन भी संभव नहीं होता। और अगर कर का विवर्तन संभव नहीं है तो कर का भार जो है विक्रेता को उठाना पड़ेगा। लेकिन ये विक्रेता जो होता है ये बड़ा चालाक होता है, ये कर का भार फिर भी वहन नहीं करता कि ठीक है सरकार को उसने कर दे दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस कर को निकाल लेता है। ये कर का जो भार है वस्तु के गुणों में कमी कर देता है कि पहले जो वस्तु की क्वालिटी थी अब घटिया क्वालिटी की वस्तु देने लगेगा, जिसके कारण जो उसे जो लागत कम आएगी। लागत कमाने का मतलब क्या, उसने कर को विवर्तित कर दिया है। या ये वस्तु का जो आकार है उसमें चेंज कर देगा। तो इस प्रकार से ये अल्टीमेटली कर का जो भार है वो क्रेताओं के ऊपर डालने में सफल हो जाता है। लेकिन ये इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष रूप से कीमत वृद्धि नहीं करता, लेकिन ये कीमत वृद्धि वाला लाभ उठा लेता है, एक तो क्वालिटी को कम करके और दूसरा वस्तु की जो मात्रा या उसका जो भार है या आकार है उसको कम करके। इसके बाद है कर की मात्रा। यदि कर की मात्रा काफी कम होती है, मान लीजिए नाममात्र का टैक्स है कि एक जो वस्तु है वो 1 लाख रुपए की है और 1 लाख रुपए की वस्तु के ऊपर जो 500 रुपये टैक्स लग गया, तो उस अवस्था के अंदर उसका जो भार है वो विक्रेता खुद ही उठाना पसंद करेगा, क्योंकि कर की मात्रा कितनी, 1 लाख रुपए पर 500 रुपये तो कर है। तो ऐसे में ये जो है कर की मात्रा कम है तो खुद भार उठा लेगा। लेकिन अगर ये कर की मात्रा बहुत ज़्यादा है कि 1 लाख रुपए के ऊपर 5,000 रुपये टैक्स लग रहा है, तो उस अवस्था के अंदर जो है खुद नहीं उठा सकता, क्योंकि कर जो है काफ़ी अधिक होता है। तो इस अवस्था के अंदर ये जो है कर का भार है वो विक्रेताओं के ऊपर डालने की कोशिश करेगा और कर का जो विवर्तन किया जाएगा। तो कर लगने वाले कर की मात्रा है वो भी विवर्तन को प्रभावित करती है। अगर कर की मात्रा बहुत कम है तो विवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, विवर्तन नहीं किया जाएगा। और अगर कर की मात्रा अधिक है तो उस अवस्था के अंदर जो है कर का विवर्तन किया जाता है। इसके बाद है वस्तु की प्रकृति या नेचर ऑफ गुड्स। कर का जो विवर्तन होता है वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जैसे चाय है, चीनी है, कपड़ा है आदि पर लगाया गया कर जो होता है वो उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है, क्योंकि ये जो वस्तुएं होती है आवश्यक वस्तुएं होती है और इनकी मांग में ज़्यादा कमी नहीं होती। इस अवस्था के अंदर जैसे ही कर इनके ऊपर बढ़ता है उस सारे के सारे कर की शिफ्टिंग या कर का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो क्रेताओं के ऊपर डाल दिया जाता है। इसके विपरीत जैसे मकान है, मकान के ऊपर जो कर लगाया जाएगा वो किराएदार पर नहीं डाला जा सकता। इसका कारण ये, मान लीजिए कि आपने जो है 1 जनवरी 2021 को एक मकान किराए पर लिया, आपने जो 5,000 रुपये उसके ऊपर जो किराया दिया, उसके बाद सरकार ने जो उस किराएदार के ऊपर जो है 1,000 रुपये का टैक्स लगा दिया तो सालाना। तो ऐसे में क्या हो गया, आपकी पहले से कीमत तय हो गई है। अब ये कीमत जो है बार बार बदली ही नहीं जा सकती, यानी किराया पहले से तय हो गया, बार बार किराए में जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि 12 महीने के बाद में किराया तय होता है तो 1 जनवरी 2022 के अंदर जो है इस कर का विवर्तन संभव होगा। बीच में जो है कर का विवर्तन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन वस्तुओं की एक बार कीमत निर्धारित करने के बाद एक निश्चित समय के बाद में ही उनकी कीमत में परिवर्तन किया जा सकता है। तो उस प्रकार की वस्तुओं के ऊपर जब कर लगाया जाता है तो उस कर की शिफ्टिंग जो है संभव नहीं होती, बल्कि एक निश्चित समय के बाद ही उस कर को जो है कीमत में शामिल करके उसकी शिफ्टिंग की जा सकती है। तो तुरंत जो है कर को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। जिन वस्तुओं के जो स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं, जैसे मान लीजिए चाय और कॉफ़ी है, अगर चाय के ऊपर टैक्स सरकार ने लगा दिया तो ये अगर टैक्स की शिफ्टिंग की जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसके स्थानापन्न उपलब्ध है कॉफ़ी, इसलिए लोग जो कॉफ़ी का प्रयोग करने लगेंगे तो इसके उत्पादकों को नुकसान होगा। तो ऐसे में अगर स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो उन वस्तुओं के ऊपर कर का विवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही कर का विवर्तन किया जाएगा कीमत बढ़ेगी तो उन वस्तुओं की मांग तेजी से कम होगी, क्योंकि मार्केट में स्थानापन्न उपलब्ध है। और स्थानापन्न उपलब्ध होने का मतलब क्या है कि उपभोक्ता उस वस्तु को छोड़ करके स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग करने लगते हैं, इसलिए वो कर का भार
वहन नहीं करेंगे। और जिन वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होते, उन वस्तुओं के ऊपर जो है कर अगर लगाया जाता है तो उस कर की शिफ्टिंग जो है कीमत वृद्धि के रूप में आगे की तरफ करनी संभव होती है, क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि भी वो किसी दूसरी वस्तु को परचेज कर पाएं, क्योंकि बाजार में स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो अधिक कीमत भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो कर का विवर्तन जो है संभव होता है। इसके बाद है करों के प्रकार। कर जो है मात्रानुसार भी लगाए जा सकते हैं, कर जो है मूल्यानुसार भी लगाए जा सकते हैं। तो मात्रानुसार जो कर लगाए जाते हैं उनका विवर्तन आसान होता है। इसके विपरीत जो कर मूल्य के अनुसार लगाए जाते हैं उनका विवर्तन मुश्किल होता है, क्योंकि ये कर जो मूल्य के ऊपर लगाए जाते हैं और अगर मूल्य के ऊपर इनको और जोड़ा जाता है तो वस्तु का मूल्य और बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कहा कि 10% जो वो कर लगेगा मूल्य के ऊपर, एक वस्तु 1,00,000 रुपए की है तो इसके ऊपर जो है 10,000 रुपए का टैक्स लग गया, तो पहले से ही वस्तु महंगी है उसके ऊपर जो और कर लग गया। तो इस प्रकार से जो मूल्य के ऊपर कर लगाए जाते हैं वो वस्तु की कीमत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और जब और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके कारण जो वस्तु की मांग कम होने का डर रहता है, और मांग कम होने के डर के कारण एक जो विक्रेता होता है वो आगे की तरफ कर का विवर्तन बहुत ही कम करता है या बिल्कुल भी नहीं करता। तो इस प्रकार से कर जो है किस प्रकृति के हैं, क्या वो मूल्य अनुसार कर है? अगर मूल्य अनुसार कर है तो उनकी शिफ्टिंग जो है बहुत ही कम मात्रा में होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। अगर मात्रात्मक कर है यानी मात्रा के अनुसार कर लगाए जाते हैं, जिसको आप जो एड वॉलरम जो विशिष्ट कर बोलते हैं, विशिष्ट कर अगर लगाए जाते हैं तो उस अवस्था के अंदर जो कर की शिफ्टिंग पॉसिबल होती है। कर का अक्षेत्र, यदि कर केवल एक ही क्षेत्र में लगाया जाता है, मान लीजिए कभी ये जो है पूरे अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के अंदर केवल इस ए क्षेत्र के अंदर सरकार ने टैक्स लगा दिया, बाकी वही वस्तुएं बी यहाँ बाकी क्षेत्र में वहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, तो इस अवस्था के अंदर जो कर का विवर्तन कठिन हो जाता है, क्योंकि ए क्षेत्र के अंदर जो टैक्स लगाया अब उसका विवर्तन होगा तो कीमत बढ़ेगी। अगर कीमत बढ़ेगी तो यहाँ के जो ग्राहक है वो यहाँ से वस्तुएं खरीदने के लिए चले जाएंगे, तो यहाँ से वस्तु नहीं खरीदेंगे, तो ऐसे में यहाँ मांग बहुत ही कम हो जाएगी। तो इस अवस्था के अंदर जो है टैक्स का जो शिफ्टिंग है या कर का जो विवर्तन है वो संभव नहीं होता। लेकिन अगर पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर कर लगाया जाएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत में वृद्धि होगी, तो ऐसे में एक स्थान के ग्राहक दूसरे स्थान पर जाकर के वस्तु नहीं खरीद सकते, या खरीदेंगे तो उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इस अवस्था के अंदर जो आसानी से जो कर का विवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर लगाए गए करों का विवर्तन संभव नहीं होता, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर कर लगाए जाते हैं या बड़े क्षेत्र पर कर लगाए जाते हैं या पूरे देश में जो कर लगाए जाते हैं उनका विवर्तन आसानी से किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो टॉपिक किया है वो टॉपिक आपको कितना कुछ समझ में आया है। आप सभी विद्यार्थी जो इन क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चन के जवाब आसानी से आते हैं तो समझिएगा कि भी ये टॉपिक जो आपको क्लियर है। तो पहला, कर विवर्तन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मांग की लोच जो होती है किस प्रकार से विवर्तन को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर आपको जो पांचों प्रकार की मांग की लोच की अवस्थाएं हैं उन मांग की लोच की अवस्थाओं के अंदर किस प्रकार से कर की शिफ्टिंग होती है उसको आपको जो एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। इसके बाद है पूर्ति की लोच किस प्रकार से कर विवर्तन को प्रभावित करती है, और कर की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हमने केवल दो ही फैक्टर किए हैं, एक तो मांग तत्व और एक पूर्ति तत्व। तो मांग और पूर्ति के अलावा भी जो है 7-8 तत्व और होते हैं, वो भी एक वस्तु की जो है कर की शिफ्टिंग को प्रभावित करते हैं, तो वो जो तत्व भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।